वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था। क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड दो थ्योरी हमने कंप्लीट की थी। एक थी डी ब्रोगली एंड सेकंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये है क्या और क्यों पढ़ रहे हो वो समझना। हमारा टारगेट अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना। बोहर्स की थ्योरी बढ़िया थी, एटॉमिक मॉडल बढ़िया था, लेकिन बोहर्स की जो थ्योरी थी वो 2 डायमेंशनल। और बोहर्स क्या समझा रहा था, याद करो कि बोहर्स से रिलेटेड थोड़ा याद करना है। बोहर्स ने हमें बढ़िया तरीके से बता दिया न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है। ओके, वहां पर समझ में आ गया था हमें रुथरफोर्ड से ही। न्यूक्लियस के बारे में रुथरफोर्ड ने समझाया था। बोहर्स क्या समझा रहा है? फर्स्ट सेल, ओके, सेकंड सेल। तो सेल के बारे में 2 डायमेंशनली जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो कौन थी? बोहर थ्योरी थी। बोहर क्या समझा रहा है समझना हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है। हमारा टारगेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास में वो कहां पर है, हमारा टारगेट मैन है। अब बोहर्स भी बढ़िया समझा रहा है कि न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ओके, और इसे इसने क्या बोला था? ऑर्बिट, जैसे हम शेल भी कह सकते हो, ओके। लेकिन ये जो था वो 2 डायमेंशनल था। अब सिंपल सा समझना, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या यूं रिवॉल्व करेगा? तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये सारी चीजें हमें कहां से क्लियरिटी ज्यादा हुई? क्वांटम मॉडल से, क्वांटम फिजिक्स से हमें क्लियरिटी होती है। और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स या तो क्वांटम फिजिक्स आया यहाँ पर। क्वांटम फिजिक्स नहीं, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हैं, ओके। और क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड 2 थ्योरी भी समझ में आई थी हमें, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करने वाला कौन था? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन को लोकेटेड कर दिया था। बोहर्स कौन सा समझा रहा है? 2 डायमेंशनल समझा रहा है, जबकि श्रोडिंगर क्या समझा रहा है? 3 डायमेंशनल समझा रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। और श्रोडिंगर के इक्वेशन के ऊपर से ही अब हम क्या निकालने वाले के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सबसे पहले कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम, ओके। सोडियम ले लेते हैं हम, सिर्फ सोचना सोडियम के बारे में। हमें पता है इसके पास कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। वो तो कहां पर है? न्यूक्लियस में ही है ना, वो न्यूक्लियस में। अब कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है उसके आसपास में, वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है उससे समझना है तुम्हें। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है थोड़ा सोचने की कोशिश करना। 11 इलेक्ट्रॉन को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। नो डाउट बोहर ने समझा दिया था कि जो पहला शेल है, मतलब पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, इतना डिस्टेंस पर होगा, इतने रेडियस पर होगा, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी होगी, वेलोसिटी भी उतनी होगी। बोहर थ्योरी से ये सारी चीजें समझ में आ रही थी हमें, लेकिन वो सिंगल एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बोहर थ्योरी समझा रहा था हम, ओके। तो अब समझना, ये न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो एक जगह पर है ही नहीं, 3 डायमेंशनल सोचने की कोशिश करना। मान लो एक रास्ता है ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी के हिसाब से अपनी हल्की सी पोजीशन वो कांस्टेंट चेंज करता रहता है। और वही तो हाइजेनबर्ग में था कि मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसी जैसी एनर्जी वो घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनती रहती है। ये पहला इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें तो इंडिकेट करने पड़ेंगे ना सोडियम के लिए। तो सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? तो सिर्फ एज्यूम करना एक इलेक्ट्रॉन ये स्फेरिकल फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, स्फेरिकल 3 डायमेंशनल सोचना, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, ओके। या तो इस तरह रिवॉल्व कर रहा है या इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, 3 डायमेंशनल सोचना है तुम्हें। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरह भी रिवॉल्व करते हैं, ये डायरेक्शन में, ये एक्सिस पर भी रिवॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह रिवॉल्व करते रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करते हैं, ओके। थोड़ा और दूर जाओ तो इलेक्ट्रॉन वापस स्फेरिकल फॉर्म में भी। तो इलेक्ट्रॉन की एक डेंसिटी या तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है न्यूक्लियस के आसपास में। तो यहां पर जो न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पूरे,
उसे हमें परफेक्टली लोकेटेड करना है, और उसके लिए हमें कौन सा इक्वेशन काम लगता है, श्रोडिंगर। और श्रोडिंगर ने जो समझाया था उसी के बेस पर क्वांटम नंबर वाली एक थ्योरी आई, जिसके ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली लोकेटेड कर सकते हैं। मतलब आज का टॉपिक क्या है अपना, क्वांटम नंबर। आज जो पढ़ने वाले हम वो क्वांटम नंबर है। यहां पर क्वांटम नंबर क्या है, तो क्वांटम नंबर के बेस पर हम इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली क्या करने वाले, लोकेटेड करेंगे कि यहां पर जो न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनली घूम रहा है, उसकी पोजीशन क्या होगी, ओके, उसमें शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, ये सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर से पता लगने वाली है। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड ही स्टार्ट करेंगे यहां पर हम। और क्वांटम नंबर कहां से डेवलप हुआ, श्रोडिंगर इक्वेशन से ही डेवलप हुआ है। ओके, इवन फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कौन है, श्रोडिंगर है। चलो यहां पर कितने क्वांटम नंबर है, तो टोटल 4 क्वांटम नंबर है, जिसमें से हमें अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना है तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर जरूरी होते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर है वो देखना है पहले। फर्स्ट नंबर एन, स्मॉल एन, जिसे हम बोलने वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सेकंड नंबर एल, एल होगा यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है सबको समझ रहे हैं हम डिटेल में आगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड 4 नंबर पर है स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, लोकेटेड करना है सही से, तो कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी हमें, ये 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, एन, एल एंड एम, ये 3 क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली लोकेटेड कर सकते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी क्वांटम नंबर आर नेसेसरी टू द लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स। So there are 3 electrons are necessary, 3 quantum number are necessary. कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड S4 क्या है यहाँ पर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर 1 by 1 हमें एक एक क्वांटम नंबर देखना है, लेकिन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है यहाँ पर। ओके, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और वही ऑर्बिट जो बोहर ने समझाया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाने वाला बोहर था। जैसे फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सेकंड नंबर एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल। ये सब शेल क्या है आगे देख रहे हैं। ओके, थर्ड नंबर एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स। जैसे इस तरह सोचना है तुम्हें, अब एक डायग्राम बता रहा हूं मैं तुम्हें, जैसे कि एग्जांपल ले लो। ये इमेजिनरी डायग्राम, ऐसा डायग्राम नहीं बनता हो कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो मैं यहां पर बना रहा हूं ऐसे नहीं बनता, वो तो 3 डायमेंशनली है। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रिवॉल्व करता है, 3 डायमेंशनली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास में। यहां पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ये इस तरह डायग्राम। न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट सेल। ओके, तो फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1, जिसे हम k एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है पूरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो ये वो पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। शेल क्या है या ऑर्बिट क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, नो, 1 2 3 और इन्फिनाइट। हमें पता है इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। सेकंड नंबर, सब सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब सेल वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा क्या है, ऑर्बिट है, ये पूरा क्या है, शेल है। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर घर है, मतलब मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ओके, तो वो बड़ी बिल्डिंग को हम क्या बोलने वाले हैं, यहां पर शेल बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। अब उसमें अलग अलग रूम होंगे, ओके, अलग अलग फ्लैट होंगे। तो एक फ्लैट को हम क्या बोलने वाले हैं, यहां पर सब सेल। तो मान लो एज एग्जांपल मैं इसे सब सेल बोल रहा हूं, ये क्या हो गया अपना, सब सेल हो गया। क्लियर। अब एक फ्लैट के अंदर जाओ तो उसमें भी रूम होते हैं घर में, है ना, 2-3 रूम होते हैं। तो उसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऑर्बिटल्स बोलने वाले। तो मान लो एज एग्जांपल ये क्या है, सेकंड सेल है।
तो यहां पर क्या है, यहां पर भी एक फ्लैट है, यहां पर और भी फ्लैट होंगे, और उसी के अंदर भी क्या होने वाले हैं, अलग अलग रूम होते हैं। तो पहली चीज, शेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम इजी। सेकंड नंबर, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये वाले शेल के अंदर ये जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी है एट अ टाइम, ओके, ये जगह पर इलेक्ट्रॉन है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सब सेल, ये भी सब सेल है, ये भी सब सेल। अब सब सेल के अंदर भी क्या है, मतलब फ्लैट के अंदर भी क्या होते हैं, रूम होते हैं, उसी तरह सब सेल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग रूम होते हैं, जिसे हम क्या बोलने वाले, ऑर्बिटल। और परफेक्ट पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, क्या परफेक्ट अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो तुम क्या ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन यहां पर है, नो, एट अ टाइम अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बोलना है कहाँ है, तो ये जगह पर है, कहीं पर भी हो सकता है ना, ये रास्ते में मैं बोलूंगा इसके अंदर है, और इसके अंदर भी कहां पर है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है सेकंड सेल में, मैं बोल रहा हूं ये वाले सब सेल में, ये सब सेल में भी कहां है, तो उसकी पोजीशन ये रही, ये हुआ इलेक्ट्रॉन। थ्री डायमेंशनल सोचने की कोशिश करना तुम तो, कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन और 3D स्पेस के अंदर वो तो रिवॉल्व कर रहा है, जितना हम आसान समझ रहे इतना आसानी से हम इसे लोकेट और इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन समझने में आसान है थोड़ा, ओके। तो ये था क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर याद रखने वाले हम, एन एल एम एस, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट, पहला वाला क्वांटम नंबर देखेंगे, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसने डेवलप की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वही बोहर्स ने ही एक्सप्लेन किया था। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर इन्फिनाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, एन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, शेल को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम क्या बोलने वाले, ऑर्बिट भी बोलने वाले, ओके। अब यहां पर अलग अलग शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम गॉस थ्योरी में जो पढ़ा है हमने, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमने देख लिया ना, mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम 1h बाय 2 पाई। सेकंड सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2h अपॉन 2 पाई, मतलब 2 कैंसिल h बाई। थर्ड सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 3h बाय 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं यहां से। तो n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, रेडियस क्या होगी बोलो, एटम की रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, यस। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे जा रहे हैं, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा यहां पर कर रहा है, तो हमें पता है जो न्यूक्लियस के पास में एकदम नजदीक होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने वाला है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। मतलब ये भी कह सकते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और तीसरे नंबर पर हमें पता है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो वेलोसिटी क्या होगी, इनवर्सली होगी, ओके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सिंपल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, जो सेल लेना है तुम्हें, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। और वहां से हम कौन कौन से डेटा निकाल सकते हैं, तो ये सारे डेटा हम यहां से निकालने वाले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड नंबर कौन है अपने पास, तो सेकंड नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल है क्या और किसने एक्सप्लेन किया, तो एजीमुथल जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड से डिराइव हुआ है, अरबी वर्ड है, ओके, ये अरबी। और अरबिक वर्ड में एजीमुथल कहां से आया वर्ड, अल सिम्त, कौन से वर्ड से बना हुआ है, अल सिम्त। हम बोलते हैं ना
ये सिंथ में जाना है। सिंथ मतलब क्या, उर्दू और अरबी अगर थोड़ा पता है तो डायरेक्शन। तो अजीमुथल का मतलब क्या है यहाँ पर, एजीमुथल का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्शन। तो ये क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये पूरे रास्ते पर सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो पॉइंट कर रहा है कि ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि ये तो बहुत रास्ता है, समझना, एक पूरा सर्कल है तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये पिन करके बताएगा फेस करके कि इलेक्ट्रॉन वो जगह पर है, इलेक्ट्रॉन ये जगह पर है। मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम क्या पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन पता लगाएंगे। किसने डेवलप किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर डेवलप करने वाला था सोमरफील्ड। कौन है, सोमरफील्ड, उसने डेवलप किया। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर है यहाँ पर, एल। तो एल क्या होगा यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। कितनी होगी, 0 से लेकर n-1 जितनी वैल्यू। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सबसेल। तो यहां से हमें क्या पता लगेगा, सबसेल। अब सबसेल को समझने की कोशिश करना। अगर मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, अगर एन की वैल्यू 1 है, कितनी एन की वैल्यू यहां पर 1 ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1। तो एल की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो, तो एल इज इक्वल टू 0 प्लस n-1, तो कितना हुआ 0-1, तो कितना होगा यहां पर एन की वैल्यू 0। ओके, तो यहां पर एन की 0-1 यहां पर हो गई, तो एल की वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए क्या होगी, तो एल की वैल्यू 0 to n-1, तो यहां पर क्या आएगा 1-1, तो एल की वैल्यू कितनी मिली तुम्हें यहां पर 0। अब जीरो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है वो क्लियर होना चाहिए। तो जीरो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिजिट है जीरो भी, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेल। अब सब सेल क्या होगा, अगर L इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं L इज इक्वल टू 0, अगर L इज इक्वल टू 0 है तो कौन सा सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है एज पर सोमरफेल्ड, उसे हम बोलेंगे एस सब सेल। कौन सा सब सेल हुआ ये, मतलब फर्स्ट सेल के अंदर कौन सा सब सेल है, एस, और ये कौन सा एस है, 1s, क्योंकि पहले के अंदर है फर्स्ट सेल में, तो इसे हम बोलेंगे 1s। अब अगर n की वैल्यू 2 हुई, समझना n की वैल्यू क्या है 2 है, तो L की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो L इज इक्वल टू 0 to 2-1, तो 0 से कितनी हुई 1, दो वैल्यू मिलेगी, 0 to n-1 है, मतलब 0 to 2-1, तो कौन कौन सी वैल्यू मिली 0 and 1। अब अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो कौन सा सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो S, ओके, तो L की वैल्यू अगर 0 है तो वो एस सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, पी। कौन सा सब सेल, पी। तो डायरेक्ट याद रखेंगे हम पी। अब तीसरे सब सेल के लिए चले जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर सोचना, सेकंड सेल के अंदर कौन कौन से सब सेल है, एक एस बी है और दूसरा एक पी बी है। सेकंड सेल में कितने सब सेल है, दो है, एक एस और एक पी। तो मान लो मैं इसे क्या बता देता हूं, ये 2s है और ये कौन है 2p है। पहले सेल में कितने सब सेल है, एक ही, इसे हम क्या बोलेंगे 1s, ये 1s। अब तीसरे सब सेल में कितना होगा बोलो, तो अगर n की वैल्यू हम देखें तो चलो अब नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 3 है
तो एल की वैल्यू कितनी कितनी मिल सकती है बोलो? एल इज इक्वल टू 0 to 3 - 1, मतलब 0 से 2 तक। 0 से 2 के बीच में कौन कौन से डिजिट आएंगे? 0, 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे सब सेल में, ये तीसरा सब सेल ले ले, अरे तीसरा सेल ले लेते हैं, इज इक्वल टू 3। इसमें कितने सब सेल है? 3 है, 0, 1 एंड 2। मतलब क्या होगा यहाँ पर? एक सब सेल ये होगा, दूसरा सब सेल ये होगा और ये तीसरा सब सेल होगा। अब 0 के लिए कौन सा सब सेल है? S। 1 के लिए कौन सा? और 2 के लिए कौन सा होगा? D सब सेल है। थोड़ा समझना हो कि यहां पर अब सेम चीज अगर तुम n इज इक्वल टू 4 के लिए चले जाओ तो कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी? वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो L की? तो L इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। मतलब चौथे सब सेल में, अरे चौथे सेल में कितने सब सेल है? टोटल 4 सब सेल है। कौन कौन से 4 सब सेल है? 0 वाला, 0 मतलब क्या? S, 1 मतलब क्या? P, 2 मतलब क्या? D और 3 मतलब क्या? F। कितने सब सेल है? अब पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैं जब फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, कौन सा सब सेल है? 1s। दूसरे सेल में कौन कौन से सब सेल है? 2s एंड 2p। तीसरे सेल में कौन कौन से सब सेल है? 3s, 3p, 3d। चौथे सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे? 4s, 4p, 4d, 4f। और पांचवें में जाओ तो कंटिन्यू आगे प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, तो यहां पर पॉइंट समझना क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब सेल। एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 to n - 1। अगर हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो s। अब इसे डायरेक्टली इस तरह भी याद रखना तुम। ओके, आंसर तो ऐसे ही डिराइव करना है तुम्हें, लेकिन अब डायरेक्ट इस तरह भी याद रखना कि एल की वैल्यू अलग अलग जो वैल्यू है एल की, अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन से सब सेल की बात हो रही है? s। एल की वैल्यू अगर 1 है तो p, एल की वैल्यू 2 तो d एंड एल अगर 3 है तो कौन सा? f। तो ये हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर। और पर्टिकुलर देखो डायरेक्शन मिल रही है। एजीमुथ एंगल है ना, मैथ्स में आता है एजीमुथ एंगल क्या होता है। तो यहां से डायरेक्टली समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एल की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 अगर है ये, तो कौन कौन से सब सेल है। तो कितने सब सेल हुए यहाँ पर? S, P, D, F, आगे और भी। लेकिन हम जो पढ़ने वाले वो 4 सब सेल ही पढ़ेंगे पूरे केमिस्ट्री में। ओके, S, P, D, F ही पढ़ने वाले ज्यादातर सब सेल ये। तो यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद इसके बेस पर हम क्या निकालने वाले, एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू बनता है यहां से। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला खास याद रखना है तुम्हें, L अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1 H बाय 2 पाई। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। अगर मान लो मैं s ऑर्बिटल के लिए निकाल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, तो बोलो क्या होगा s ऑर्बिटल के लिए? तो यहां पर L की वैल्यू कितनी s है? तो 0, 0 प्लस 1 H बाय 2 पाई। कितना होगा? 0। मल्टीप्लीकेशन है तो 0। तो आंसर कितना होगा s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। अगर मैं p की बात कर रहा हूं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1। तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 H बाय 2 पाई। कितना हुआ ये? अंडर रूट 2 H बाय 2 पाई। ये हुआ इसका आंसर। D पूछ रहा है, F पूछ रहा है, तो उसका आंसर तुम निकाल सकते। ओके, तो यहां से तुम्हें क्या क्या निकालना है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल मींस डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है किसका? सब सेल। एक्सप्लेन किसने किया? सोमरफील्ड। एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 to n - 1। और जो डिफरेंट सब सेल है एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, तो कौन से सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए। एक और चीज यहां से सब सेल का शेप भी एक्सप्लेन कर रहा है ये। एस का शेप कौन सा होगा? स्फेरिकल। पी का शेप कौन सा है? डम्बेल शेप। डी का शेप कौन सा है? डबल डम्बेल। एंड एफ का शेप क्या होगा? फिक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स शेप है इसका।
तो कौन कौन सा शेप बनेगा? एस के लिए स्फेरिकल, पी के लिए कौन सा शेप होगा? डंबेल, ये कौन सा है? डबल डंबेल, और इसका कॉम्प्लेक्स शेप बोलेंगे इसे हम, कोई फिक्स नहीं है, ओके, कॉम्प्लेक्स शेप है एकदम। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेसिक सा तुम्हें ये वाला डायग्राम पता होगा ना तो आ जाएगा। इसमें मैंने दोनों चीज एक्सप्लेन कर दिया। देखो फर्स्ट सेल आ गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3। फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बॉक्स सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। एस सब सेल सभी ऑर्बिट में है। पी सब सेल कौन से ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड से। डी कहां से स्टार्ट होगा? थर्ड से। एफ कहां से स्टार्ट होगा? फोर्थ से। ओके, एक और चीज यहां से ही, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है ये? ओके, ये कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है? तो जैसे कि फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। तो उसका रूल्स कौन सा है? 2n²। कौन सा रूल है? 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 2, और 1 का स्क्वायर, तो कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर मैं सेकंड सेल की बात कर रहा हूं तो n इज इक्वल टू 2, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं सेकंड सेल में? सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 2, और 2 का स्क्वायर मतलब कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? थर्ड में 9 मल्टीप्लाई 18। फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। ये बेसिक सा तुमने पढ़ा होगा पहले भी कहीं, तो 2n² याद रखेंगे। ओके, तो ये भी एमसीक्यू है। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड एक और देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले ये लिख लेना। चलो थर्ड नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या वो समझना। पहले किसने एक्सप्लेन किया वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन बाय लिंड। ओके, तो इसने एक्सप्लेन किया था। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑर्बिटल। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम की वैल्यू, जैसे एल की वैल्यू देखी हमने, तो एम की वैल्यू होगी -L2 + L। वैल्यू समझने की कोशिश करना क्या है। पहले कहां से स्टार्ट किया हमने? सेल, सब सेल। अब सब सेल में भी क्या है? ऑर्बिटल, जैसे एक फ्लैट के अंदर रूम होता है। अब जैसे कि एज एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम। ओके, एम की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी थी? 0। तो कौन सा सेल था ये? सब सेल था, एस। अब सब सेल में कितने ऑर्बिटल? तो एम एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 0, एक ही वैल्यू आएगी ना। तो एस के ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो एस का एक ही ऑर्बिटल है, इसके लिए एम की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ओके, अब एल इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो एम की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो? और एल इज इक्वल टू 1, कौन सा ऑर्बिटल था? अरे कौन सा सब सेल था? पी। अब पी के लिए एम की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? अगर एल 1 है तो -1, यस, -1 से लेकर +1 मतलब 0 +1। इसका मतलब क्या हुआ? पी में कितने ऑर्बिटल है? पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल है? 3 है। तो मतलब पी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 3 बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। अब 3 अलग अलग है, तो 3 अलग अलग एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक को हम रिप्रेजेंट करेंगे px, एक है py और एक है pz। नेक्स्ट उसके बाद अगर l की वैल्यू 2 है तो 2 किसके लिए था? कौन सा सब सेल था? d। तो m की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है 2 के लिए?
-2 -1 0 +1 +2 -l से +l मतलब -2 से +2 टोटल 5 वैल्यू मिली। मतलब d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे। d के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल्स। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक है dxy, ये एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना उसके हिसाब से। एक dxy है, एक dyz, जीरो के लिए dz फिक्स कर लेते हैं, क्या है बाद में समझा रहा हूं आगे मैं तुम्हें, dzx, और एक है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। अब अगर l की वैल्यू 3 है तो 3 किसके लिए था? f ऑर्बिटल, f सब सेल। तो f के लिए l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू कितनी आ सकती है? बोलो। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक आ सकती है। कितने ऑर्बिटल्स हुए बोलो इसमें? टोटल 7 ऑर्बिटल्स। मतलब f जब भी आएगा तो क्या करोगे तुम? कितने ऑर्बिटल्स बनाओगे? 7 ऑर्बिटल्स बनाओगे इस तरह। ओके, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ये क्या है? ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। s के लिए कितने ऑर्बिटल? 1। p के लिए कितने ऑर्बिटल है? 3। e के लिए कितने ऑर्बिटल्स है? 5। f के लिए कितने ऑर्बिटल्स है? 7। ओके, तो बेसिक सिंपल सी चीज है, पहले तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब ये ऑर्बिटल्स है क्या? तो ऑर्बिटल्स क्या है? द मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने, मान लो कि मैं एक बिल्डिंग में रह रहा हूं, तो क्या पूरी बिल्डिंग में मैं हूं? तो नो, बोलूंगा कि 101 नंबर के फ्लैट में हूं मैं। 101 फ्लैट में तो क्या पूरे फ्लैट में मिलूंगा मैं? नहीं, एक पर्टिकुलर रूम में बैठा हूं। तो यस, ये क्या हुआ? परफेक्ट लोकेशन हुआ। तो पूरी बिल्डिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर फ्लैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सब सेल। और रूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? ऑर्बिटल। मतलब ये अगर 3 चीजें पता है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। क्लियर है चीजें क्या है यहां पर? ओके, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो ऑर्बिटल्स क्या है? तो ऐसी पोजीशन या ऐसा लोकेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एकदम मैक्सिमम। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट सेल है। ओके, n = 1। ये क्या है? सेल है, बोर ने जो समझाया था वो। अब पहले सेल में कौन सा सब सेल है? s है, और s में कितने ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? परफेक्ट, इलेक्ट्रॉन यहां पर है अभी एट अ टाइम। अगर मैं सेकंड सेल की बात कर रहा हूं, n = 2, इलेक्ट्रॉन इस तरह इमेजिन मत करना, ऐसे नहीं होता। 3 डायमेंशनल होगा इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट रिवॉल्व करेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इस तरह याद रख सकते हो तुम आसानी से। सेकंड सेल, कितने सब सेल होते हैं सेकंड में? 2 होते हैं, एक एस एंड एक पी। तो मतलब एक एस आ गया ये, और ये पी में कितने थे? 3 ऑर्बिटल्स आ गए। अब थर्ड के अंदर जाओ तो उसी तरह होगा, n = 3, एक एस ऑर्बिटल, एक एस सब सेल है, एक पी है, और एक डी होगा। अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अलग अलग सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सा फॉर्मूला था? 2n²। और अलग अलग सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने? तो ऑर्बिटल्स के लिए n² है। अगर मैं बोल रहा हूं थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स है? ऑर्बिटल्स टोटल कितने हैं? थर्ड में कितने हैं? 9। काउंट करो, 1 2 3 4, और ये 5 हो गए 9। सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4, 2²। फोर्थ में कितने ऑर्बिटल्स है? ऑर्बिटल्स तो 16 है। कौन कौन से 16 काउंट करो? एक s का, p के 3, d के 5, और f के 7 हो गए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे हम? n² से तुम क्या निकाल सकते हो? डिफरेंट सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 2n²। हाँ, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिक सी सिंपल सी चीज थी। एक और पॉइंट बाकी रहा अपना कि px क्या है, py क्या है, pz क्या है,
ये अलग अलग जो सेल है उसका शेप क्या बनेगा। ओके, तो वो भी देख ही लेते हैं हम। चलो, S इज इक्वल टू, हाँ S का शेप क्या है, स्फेरिकल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई एक्सिस नहीं है यहाँ पर। हाँ, P के अंदर कितने थे, 3 ऑर्बिटल्स मिले हमें, Px, Py एंड Pz। Px किसे बोलेंगे, Py क्या है और Pz क्या है। P ऑर्बिटल का शेप क्या है, P सबसेल या ऑर्बिटल का शेप क्या है, डम्बेल। कौन सा शेप है, डम्बेल। अब Px क्या है, तो Px का मतलब क्या है कि मान लो ये न्यूक्लियस ले लेते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह कांस्टेंट। और अगर मैं Py की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, ये Px ले लेते, x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व कर रहा है, y एक्सिस पर। और अगर मैं Pz ले लेता हूं तो यहां पर z एक्सिस बता देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व करेगा। अब शेप के अंदर देखना कितने लोब्स बनते हैं, यहां पर 2 लोब्स बनते हैं, एक लोब इसे बोलेंगे, दूसरा लोब सी है। अब तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, तीनों इक्विवेलेंट एनर्जी वाले तीनों ऑर्बिटल्स। ओके, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, तीनों अलग अलग एक्सिस पर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस है ये, अगर एस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में तो इस तरह रिवॉल्व करेगा स्फेरिकल फॉर्म में, अगर पी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, इस तरह रिवॉल्व करेगा। ओके, समझ में आ रहा है ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व या तो ये वे है उसका। अब उसी तरह तो px के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, +1 इंडिकेट करो, -1 इंडिकेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के लिए -1 ले लेते हैं, और z के लिए जनरली हम क्या लेते हैं, 0 इंडिकेट करते हैं। वैल्यू कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली z के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 वैल्यू। तो ये किसके लिए हुआ, px के लिए हुआ, py एंड pz। तो p सबसेल जो है उसके 3 ऑर्बिटल्स और उसका डायग्राम कौन सा हुआ, क्लियर। अब कौन सा बचा अपने पास, दूसरा एक और है d ऑर्बिटल, d सबसेल। d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स है टोटल, 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी वैल्यू थी यहां पर, -2 से -2, -1, 0, +1 एंड +2। शेप कौन सा था डी ऑर्बिटल का, अरे डी सबसेल का, डबल डम्बेल, तो शेप कौन सा होगा, डबल डम्बेल। ओके, अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो, तो यहां पर जो बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सा था, एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट डी जेड स्क्वायर ले लेते हैं। जनरली यहां पर भी हम कौन सी डी जेड स्क्वायर के लिए कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम 0। अब इसके लिए +2 ले लेते हैं हम। ओके, +1 ये 0, -1 एंड -2, तो 0 को बीच में रख दो, डी जेड स्क्वायर को बीच में रखो। अब शेप क्या है, क्या सभी डबल डम्बेल शेप है, नो। हाँ, सबकी एनर्जी क्या है, 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, लेकिन क्या 5 ऑर्बिटल का शेप एक है, तो नहीं। 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन था डी ऑर्बिटल से रिलेटेड। अब कैसे, तो 4 का शेप तो एक जैसा ही है, डबल डम्बेल ही है। कैसे, डी एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कौन से एक्सिस पर है, एक्सिस पर नहीं है इस बार, एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। समझना, ये है तो एक ही ऑर्बिटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ये वाले डायरेक्शन पर रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में। दूसरा, अगर डी वाई जेड है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई एंड जेड ऑर्बिटल के बीच में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। कितने लोब्स है इसमें, डी ऑर्बिटल में टोटल 4 लोब्स है। चलो इसी तरह डी जेड में क्या होगा, डी जेड एक्स का मतलब भी वही है कि एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा बोलो, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये है
कि इलेक्ट्रॉन dx स्क्वायर y स्क्वायर, इसे मैं x ले लेता हूं, इसे मैं y ले लेता हूं। अब dz स्क्वायर में क्या होगा, तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन z एक्सिस पर ही रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट z एक्सिस पर ही रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन d का शेप कौन सा है, डबल डम्बल। तो दूसरा कैसे इंडिकेट करोगे, ऐसे इंडिकेट करोगे, नो, उसे इंडिकेट करने के लिए एक राउंड बता देते हैं। तो देखो 4 ऑर्बिटल का शेप तो क्या है, डबल डम्बल है, 4 लोब्स है, लेकिन जो dz स्क्वायर है उसमें कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स है और एक रिंग है। तो ये वाला पॉइंट था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल का शेप कौन सा है, स्फेरिकल, p का डम्बल, एंड d के लिए कौन सा शेप होगा, डबल डम्बल। इसी से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस है, अभी तो नोट्स क्या है और क्वेश्चंस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या हुआ, अभी यार फोकस नहीं किया था, फोकस था यूं बोल रहा हूं अभी तो, हाँ